पुष्कर सिंह धामी जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद स्टार कैंपेनर हैं चुनावों में, इसलिए हम लोग ये मानकर चलते हैं कि धामी जी की धमक सिर्फ उत्तराखंड तक अब सीमित नहीं है। वो उत्तराखंड के बाहर भी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान स्थापित कर चुके हैं। अभी आंध्र प्रदेश में धामी जी थे और वहां धामी जी की धमक हम सबने सुनी, तो ये कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन धामी जी, सवाल तो कुछ पूछूं आपसे, पहले मुझे यही पूछना, मैं पिछली बार आपसे मिला था तब भी वो त्रिपुंड आपने लगाया था, महादेव की आराधना करके आप आए थे, भगवा कुर्ता था, मुझे याद है। अब ये इत्तेफाक कहिए, देवभूमि में हम बैठे हैं, फिर वही त्रिपुंड और वो आप ये पहचान जो है ना सनातनी, आप छिपाते नहीं है धामी जी, और खुलकर गर्व से। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका देवभूमि उत्तराखंड, द्रोण नगरी देहरादून, आप दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और देखिए, ये तो हमारी पहचान है, ये हमारी सनातन की पहचान है, और मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, तो इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। तो हमें गर्व की अनुभूति होती है कि तो आपको अच्छा लगता है जब कहते हैं कि नाम, मैं कुछ सुन रहा था यहाँ पे लोग बता रहे कि आप लोगों का नामकरण हुआ आपका धर्म रक्षक धामी, तो अच्छा लगता है ये पहचान, ये जो इमेज बिल्डिंग है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये इंटेंशनल है धामी जी? इस पर इमेज बिल्डिंग में काम होता है, आप ये इमेज बनाने के ऊपर काम हो रहा है, ये पीआर एक्सरसाइज इमेज बिल्डिंग है, इंटेंशनल है, या ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर से है? आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, अगर नहीं भी होगा तो सुना होगा, तो उसमें धर्म के बारे में क्या है? धर्म क्या है? धर्म वो है जो दूसरों के प्रति दया करे, धर्म वो है जो न्याय करे, धर्म वो है जो हमें भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो पहले तो ये बताइए, हम सब यहाँ समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, आपकी नजर में उत्तराखंड की विकास यात्रा कहां से कहां पहुंचा उत्तराखंड, और आपके कार्यकाल 4.5 साल? देखिए, मैं सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और अभी आप आंध्र की बात कर रहे थे, तो आंध्र में भी अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल मोदी सुशासन यात्रा पूरे राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर निकल रही है जी। और अटल जी का जो मॉडल था, अटल जी ने जो एक बुनियाद रखी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के अंदर हो रहा है। तो उत्तराखंड के अंदर भी जो अटल जी ने राज्य बनाया और उस राज्य को आज संवारने का काम, उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक उपलब्धि आपकी भी है, बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, और अगर ये आप 5 साल जो कि आप पूरे कर ही रहे हैं, तो इकलौते मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के उत्तराखंड में जिन्होंने 5 साल पूरे करे। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम तो आप हो ही चुके हैं बीजेपी के। देखिए, मैं अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मुझे लगता है कि एक एक क्षण और एक एक पल हमने राज्य को समर्पित किया है। और समय जो भी हो, मुझे लगता है कि उस पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, और पूरी तरह से समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ, जो भी अपने अंदर क्षमता है, योग्यता है, जितनी भी कैपेसिटी है, उस पूरा का पूरा 100% नहीं, उससे भी ऊपर मैं सोचता हूं कि मैं अपने राज्य के लिए लगाऊं। लेकिन उत्तराखंड के लिए एक चुनौती रही धामी जी, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे सही करिएगा, राजनीतिक अस्थिरता। 25 साल में 10 से 11 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल पूरा कर पाए, अब आप होने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा, और ये चैलेंज आपके लिए भी रहा क्या? ये पूरा चुनौतीपूर्ण रहा, और खबरें तो बहुत आती रहती है, माफ करिएगा, आपको लेकर भी, और बीजेपी का एक पैटर्न होता है कि भाई चुनाव से पहले ठीक सीएम बदल देने वाला। हम मुस्कुरा रहे हैं। मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूं, देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बीजेपी में हुआ है, चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल, और हेडलाइन में भी चलता है 4 साल में 40-50। ऐसा है कि ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण से राज्य को काफी नुकसान हुआ है जी। और अब राज्य की जनता
राज्य में अस्थिरता नहीं चाहती है, बल्कि विकास चाहती है। और विकास मजबूत रूप से हमने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास को हमने आगे बढ़ाया है। इसलिए जनता ने स्थिरता को पसंद किया है। और हमारे सभी चुनाव जो भी राज्य के अंदर संपन्न हुए, मुझे 4 जुलाई 2021 से जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, सभी चुनावों में उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को 2014 में जब से प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया था, उसके बाद से लेकर उत्तराखंड के सारे चुनाव उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं जी। और जहां तक क्या कहा था आपने अभी, वो बीजेपी का एक पैटर्न है, चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी कट करने के लिए चेहरा बदल देना। हेडलाइन में तो आप कई बार बदले जा चुके हैं, 4-4.5 साल में, 40 बार शायद। मुझे लगता है कि देखिए, ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलती हैं और ये 40 बार आप कम कह रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है हर महीने की एक डेट दी जाती है और एक डेट तो आज ही पूरी हो रही है, 15 तारीख को। अच्छा, हो रही है? हाँ, 15 तारीख को पूरी हो रही है। और ऐसे शायद मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि हर महीने की एक डेट, तो मुझे 4.5 साल हो गए तो 4.5 साल में कितने महीने होते हैं जी? हैं? 54, 48 और 6, 54। और आप ही लोग करते हैं वहीं से, 54 बार हो गया। आप वो दिल्ली में जहाँ रहते हैं, आप वहीं से आप लोग करते होंगे ये सब। मतलब आपसे मतलब कि मेरा आप ही लोग जो समाचार चलाएंगे वही आएगा जी। लेकिन ऐसा कहीं अंदर तो नहीं होता है कहीं पर। और हमारी पार्टी आज जहां भी राज्यों में जो भी नेतृत्व है, उनके ऊपर पूरा हमारे हाईकमान का भी भरोसा है, जनता का भी भरोसा है। इसलिए बार बार लोग डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं, डबल इंजन को बार बार ला रहे हैं। और युवा नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा है। आप भी 45 साल की उम्र में सबसे युवा सीएम, और अभी जो नितिन नवीन, वो भी 45 साल की उम्र में बीजेपी के इतिहास में सबसे यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट एवर। तो बीजेपी का दाव युवाओं पर है। नितिन नवीन भी जो बने वो भी सबसे युवा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं की पक्षधर रही है और इसमें युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है, सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोगों को मौका दिया जाता है। और मैं समझता हूं जिसको भी बनाया जाता है या जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, उससे पूछा भी नहीं जाता है तुम्हें जिम्मेदारी दी जाने वाली होगी। मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा गया था, न मुझे बताया गया था। सीधे जब मीटिंग हुई, उसी मीटिंग हॉल के अंदर जो है घोषणा कर दी जाती है या ये नाम औपचारिक रूप से बता दिया जाता है कि आपको अब इस जिम्मेदारी के लिए आपका मनोनयन हो गया है। शायद उत्तराखंड में सत्ता की अदला बदली का रिकॉर्ड ही आपने तोड़ा। जब बीजेपी की वापसी हुई थी 21 में, फिर 22 में, और अब फिर चुनाव है, तैयारी है पूरी, क्या रिकॉर्ड है? हैट्रिक होगी इस बार अगर आप जीतते हैं आपके नेतृत्व में। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा तैयार है और उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमको सारे ही चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 2022 के चुनाव में, इससे पहले राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था यहाँ पर, सत्ता की अदला बदली, कांग्रेस बीजेपी, हाँ, कांग्रेस मतलब बीजेपी। हर बार चुनाव होगा और चुनाव में सरकार बदल जाएगी, बदलेगी। 5 साल में सरकार बदलने का एक यहाँ पर ऐसा एक परिपाटी बनी हुई थी जी। एक बार भाजपा की बनेगी, दूसरी बार कांग्रेस की बन जाएगी, या जिसकी सरकार होगी उसकी सरकार बदल जाएगी जी। तो मैं आपने तोड़ी ना, मैं 6 माह पहले मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई, मैंने नहीं तोड़ी। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने ये परिपाटी बदली और ये मिथक तोड़ दिया और एक इतिहास बना दिया कि जनता ने काम जैसे पूरे देश के अंदर हो रहा है। अभी देखिए, अगर मैं राज्यों को गिनाऊं तो हरियाणा, महाराष्ट्र, अभी बिहार। आप लोग वोट चोरी करके जीतते हैं ना, फिर इसी वजह से होता है सब। देखिए, जो वोट चोरी की बात करते हैं वो लोग खुद घुसपैठियों को बसाने का काम करते थे। अभी तक वो लोग कहीं ना कहीं जबरन जो वोट ऐसे लोगों के बनवा देते थे जो दूसरे हमारे जो देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम करते हैं और उन लोगों को ही परेशानी हो रही है। भाई, अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, कानूनी रूप से काम कर रहा है, तो उसमें से किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि आखिर
इसमें परेशानी क्या है? अगर वोटों की ठीक प्रकार से जांच पड़ताल हो रही है कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, आपका पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, या आपकी पृष्ठभूमि कहाँ की है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो राज्य के अंदर नहीं, मैं देवभूमि की बात कर रहा हूं आपको। देवभूमि में हम तो ये काम पहले से भी कर रहे हैं। हमने यहाँ वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई हुई है, हम यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम हमारे 12 स्टेट्स में तो उत्तराखंड नहीं है, जो 12 राज्यों में एसआईआर है उसमें मतलब प्री एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है आपके स्टेट? नहीं, हमारे यहाँ पहले चल रही, क्योंकि हम डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जो पहले के समय में काफी खराब हुए हैं, काफी डेमोग्राफी में भी छेड़छाड़ हुई है, वो हमारे जैसे राज्य के लिए किसने करी? ये जो लोग पहले जो है जिन लोगों को इसके कारण से तुष्टीकरण जो करते थे, जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देते थे, जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जिनको आज एसआईआर होने से परेशानी हो रही है, वोटों की जांच पड़ताल हो रही है, उससे परेशानी हो रही है, वेरिफिकेशन चल रही है, जिसको परेशानी हो रही है, उन्हीं लोगों के समय में हुआ है। कि भाई ऐसे ऐसे जगह पर लोगों को बसा दिया गया जी, जहां पर उनका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। तो उत्तराखंड में ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है, जैसे पूरे देश में, उत्तराखंड में कुछ ज्यादा है। उत्तराखंड देवभूमि है जी। नहीं तो ये कहा जाता है भाई 2024 में कांग्रेस ने अच्छा किया लोकसभा चुनावों में, ब्रांड मोदी कह लीजिए, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हुई। उसके बाद से फिर इतने राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह बीजेपी बीजेपी बीजेपी। फिर ये कहा, अभी कल रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली की है, आज संसद घेराव का कार्यक्रम था 2-2:30 बजे के आसपास। तो कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी करते हैं आप लोग, और वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल काम कोई नहीं है, और आप लोग देशद्रोही लोग हैं, वोट चोरी करके जीतते हैं, इसलिए आप इतने आश्वस्त हैं हैट्रिक को लेकर भी। देखिए, ये लोग केवल अपने अब फेस सेविंग पर आ गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जनता काम करने वालों को मौका दे रही है, ये झूठे नैरेटिव बनाने वालों को, झूठे नारे गढ़ने वालों को। वोट चोरी तो ये करते थे, घुसपैठियों को ये लाते थे, रोहिंग्याओं को ये लोग बसाते थे। तमाम जगह पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी गई कि जो जिनको देशद्रोह पढ़ाया जाता था, उनके संस्कारों में भरा जाता था। तो वोट चोरी का काम तो इन्होंने किया है। लेकिन बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो सेंटर रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, यही कहा जाता है। ममता दीदी की तरफ से कह लीजिए, राहुल गांधी, हर कोई कहता है बॉर्डर सिक्योर नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल आप लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की हुई। देखिए, जब सरकार कोई काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करती है, तो उसमें स्टेट का सहयोग होना ही बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब यही जो चल रहा है, आपने देखा अभी पश्चिम बंगाल में किस तरह से वहां पर उपद्रव करने का काम हुआ है, इसमें किस तरह से व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हुआ है। मद्रास में, वो चेन्नई में जो हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाता है, वहां पर दीपक जलना चाहिए, केवल वोट बैंक के कारण दीपक नहीं जलाया जा रहा है, जबकि संविधान को मानने वाले लोग, कानून को मानने वाले, व्यवस्था को मानने वाले लोग इम्पीचमेंट मोशन जज के अगेंस्ट। जी जी। तो इसी प्रकार से अब देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, इन्होंने वहां पर बहुत जोर जोर से नारा लगाया, गद्दी छोड़ो, वोट चोरी और ये वो, तो वहां के लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। और एक सबसे बड़ी आलोचना होती है कि भाई ये धर्म के आधार पर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहा है एसआईआर, इसमें भी रिलीजन बेस्ड टारगेटिंग चल रही है, ऐसा है क्या? ये आरोप लगता है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही, देश में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से वो संविधान दिवस उन्होंने ही, उन्हीं के समय में वहां से उसकी शुरुआत हुई, वहां मनाया जाने लगा। आज पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये केवल संविधान को हाथ में दिखाने से नहीं होता है, संविधान को मानना पड़ता है, व्यवस्था को मानना पड़ता है। जब न्यायालय इनके मनपसंद का फैसला नहीं सुनाता है तो न्यायालय के खिलाफ बोलने लगते हैं। कोई बात विधि सम्मत करी जाती है, अगर इनको लगता है कि ये हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रही है, उसमें भी विरोध करने लगते हैं। ये केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। इसलिए देश की जनता भली भांति समझ गई है कि ये कोई तर्कों के आधार पर, कोई नीति के आधार पर ये काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जनता इनको बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है। आने वाले समय में इनकी स्थिति और खराब होने वाली है। आपने नारों का जिक्र किया, एक नारा आज सुना आपने, एक जो सुबह से हेडलाइन है, अगर आपको समय मिल पाया हो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज ही नारा लगा है, अगर आपने सुना हो। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की नेत्री, उन्होंने कह दिया, मुझे अफसोस भी नहीं अपने बयान पर। देखिए, अब ये मैं यही कहूंगा कि इनकी हताशा का, इनकी निराशा का
ये प्रमाण है और नीचता की पराकाष्ठा है। आप कहते हैं देवभूमि की मूल पहचान को लौटाना है। देवभूमि, मैं देवभूमि के सेवक के तौर पर उसकी पहचान को खतरा नहीं आने दूंगा। तो खतरा किससे है, मुझे ये जानना है। देवभूमि को खतरा किससे है? आप लोग डेमोग्राफी का जिक्र करते हैं, यूसीसी का जिक्र करते हैं, शायद आप 10,000 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त कराने वाला इकलौता राज्य है, इतनी तेजी से उत्तराखंड। लेकिन सारे फैसलों को कहा जाता है कि बहुत ही कट्टर फैसले हैं, वन साइडेड फैसले लेते हैं आप लोग। तो देवभूमि को खतरा किससे? पुष्कर सिंह धामी। नहीं, कोई कट्टर फैसला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने सबसे पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को ये वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी यहां लागू करेंगे जी। और हमने यूसीसी यहां लागू कर दिया। अब यूसीसी का अर्थ ये नहीं कि किसी को दान किया। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, बाबा साहब की भावना को भी हमने धरातल पर उतारने का काम किया है, उनको सही मायने में हमने सम्मान देने का काम किया है। तो इसमें एक वर्ग विशेष को टारगेट करने जैसा कैसे है? आपको इसमें क्या मतलब, इसमें कोई टारगेट तो हम नहीं कर रहे हैं किसी को। ठीक, भाई हम महिलाओं को, महिलाओं के शोषण के, महिलाओं के लिए अन्य अत्याचार को, महिलाओं के फिर एक अन्याय शब्द को। का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर भाषणों में, जिहाद। आप लगभग आपने शिक्षा वाले मामले में भी, पेपर लीक वाले मामले में भी बोला था, लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। ये इस शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसी मानसिकता है उत्तराखंड के अंदर। एक बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहां पर सरकारी जमीनों पर कहीं पर लाल कपड़ा डाल के, नीला कपड़ा डाल के, पीला कपड़ा डाल के, हरा कपड़ा डाल के हजारों हजार एकड़ जमीनें अतिक्रमित की गई थी, उन पर कब्जा किया गया था। और वो एक सुनियोजित तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। हमने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिहाद है, और इसको जो है हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले हो गया है हम इसको हटाने का काम करेंगे। और हमने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया, और वो भी हमने विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, कि जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा किया हुआ है उनको नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई कि आप अपने कब्जे स्वयं ही यहां से समाप्त कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस समय करे भी, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी सी थी। और जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमने उसको हटाने का अभियान चलाया जी। और अभी तक 10,000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। तो मैं तो ये जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि ये किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना क्या कोई भी उचित मानेगा? ठीक बात। अमन जी, मैं आपसे ही पूछ लूं कि सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए क्या? नहीं, अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। तो अतिक्रमण ही तो हमने हटाया है। अतिक्रमण का धर्म बता देना, जिहाद कह के, उससे समस्या हो जाती है। समस्या इस वर्ड से हो जाती है, उसको लेकर कहा जाता है जिहाद तो इस्लाम का इतना पवित्र शब्द है। नहीं, वो उसको इसलिए बदनाम कर दिया, वो इसलिए कि कपड़ा डाल के, हाँ, कि उसके नीचे धार्मिक चीजों को आगे रख के वो किसी न किसी तरीके से सरकारी जमीन को अतिक्रमित करना है। यहाँ पर बहन बेटियों को जो है नाम बदल के, बहलाकर, फुसलाकर, कुछ प्रलोभन देकर, तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, देवभूमि या उत्तराखंड में पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। कहीं पर खाने में थूक दे रहे हैं, कहीं पर कुछ कर दे रहे हैं, गंदगी कर दे रहे हैं। ये विकृत मानसिकता है ना। तो ये विकृत मानसिकता को ही हमने इस प्रकार की संज्ञा दी है। जैसे पेपर लीक आप कहते हैं, तो मैं हमेशा टोकता हूं आपको भी। और जो भी मेरे सामने कहता है कि पेपर लीक हुआ है तो मैं उसको रोकता हूं। तो आपसे भी मैं बड़े विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं था। अच्छा, पेपर लीक क्या होता है? आपका समय तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने प्लीज नहीं, आपका समय, हमारा नहीं, हमें आपका, आप बताइए ना। प्रश्न है कि पेपर लीक तब होता, ये पेपर 11 बजे इसका टाइम था शुरू होने का। अगर ये 10 बजे बाहर आ जाता, 9 बजे आ जाता, या पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले भी आ जाता, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम? पेपर लीक कहते हैं। तो ये पेपर आता है, पेपर भी नहीं आता है, पेपर के कुछ क्वेश्चन 11 बजे शुरू होता है और 11:35 पर 12 या 10 क्वेश्चन उसमें से किसी मोबाइल से फोटो खींच के
बाहर भेज दिए जाते हैं। जी, तो ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये नकल का मामला हुआ, ये नकल का मामला था। और 11:35 पर बाहर आते हैं, एक व्यक्ति के पास आते हैं या किसी के, उसकी भाई बहन को भेजता है, बहन किसी और को भेजती है, किसी प्रोफेसर के पास जाता है, प्रोफेसर से फिर किसी के पास चला जाता है, और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उसको सोशल मीडिया और मीडिया में पूरी तरह से वायरल कर दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और हम भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये पेपर लीक कैसे हो गया। फिर लोग ये प्रश्न करने लगे कि भाई यहाँ तो नकल का इतना बड़ा कानून बना दिया, तो ये कैसे पेपर लीक हो रहा है। जिसमें जेल का प्रावधान था 10 साल संभवतः। तो ये सब बातें आने लगी और आते आते पूरे छात्रों को एक तरह से आंदोलन के लिए पूरी तरह से उकसा दिया गया। जेन जी आंदोलन, जो जेन जी आंदोलन, उसकी तुलना नेपाल से, बांग्लादेश से और दुनिया के जहां जहां बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से उसको जोड़ा जाने लगा। प्रायोजित था वो, पूरी तरह से प्रायोजित था। ठीक। और मैंने कहा कि कोई भी देखे, मैंने कहा कि अगर नकल का मामला है, ये पेपर लीक का मामला नहीं है। और मैं भी सीधे उनके बीच में ही पहुंच गया, जैसे जैसे आगे आगे मैं भी पीछे पीछे सब जो है अंदर। तो थोड़ा सा उन्होंने 2-3 मिनट तक करा, लेकिन जैसे ही मैं उनके बीच में आया तो वो थोड़ा बहुत हल्ला कर रहे थे और मैं हंसते हुए उनके बीच में पहुंच गया तो शांत हो गए। मैंने कहा भाई क्या मांग है आपकी, बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे को सीबीआई कर दीजिए, ये आयु सीमा बढ़ा दीजिए, पुराने जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस कर दीजिए और पेपर कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने उनको कहा देखिए ये सब चीजें, इसमें से जो आपने 4 चीजें लिखी हुई हैं, इस 4 में से 2 मैं अभी तत्काल कर रहा हूं। एक तो सबसे पहले चूंकि हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके मन में अविश्वास न रहे, कोई संदेह न रहे कि किसी भी ये भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है। जी, इसलिए आप चाहते हो तो हम अभी सीबीआई की संस्तुति करते हैं। हमने सीबीआई की संस्तुति कर दी वहीं पर, वहीं तत्काल मैंने वहीं पर जी। और जो पहले मुकदमे हमारे बच्चों पर, इन पर लगे हुए हैं किसी आंदोलन में या किसी में, तो जिनको भी परीक्षाओं में भाग लेना है, यानी कि आगे उनका करियर खराब नहीं होना चाहिए, उनको किसी परीक्षा में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं घोषणा करता हूं कि एक तो सीबीआई की जांच और जो मुकदमे लगे हुए हैं जिनको भी परीक्षा वापस करता हूं। और मैंने कहा जो आयु सीमा बढ़ाने वाली बात है उसका हम परीक्षण करेंगे, बैठेंगे, उसको देखेंगे कि भाई उसका क्या हो सकता है। और जो चौथा आपने कहा है कि कैंसिल, परीक्षा कैंसिल कर dीजिए, ये मैंने कहा हम तब करेंगे जो हमने हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी हमको रिपोर्ट देगी तो हम इसको पेपर को कैंसिल कर देंगे जी। उसके बाद वो रिपोर्ट आई और हमने वो पेपर भी जो है कैंसिल कर दिया, उसको दोबारा करवाने का निर्णय लिया। फिर हमने कहा कि छात्र भी हमारे हैं, सरकार भी छात्रों की है, बिल्कुल, हम भी उनके हैं, वो हमारे हैं, तो विवाद किस बात का। तो और सीएम भी जेनजी सीएम है, सबसे युवा सीएम है, तो जेनजी आंदोलन कर रहे हैं तो जेनजी की मांग मानी गई। नहीं, उनकी बात हमेशा मानी जानी चाहिए क्योंकि युवा हमारे भविष्य हैं। और जो भी हम काम कर रहे हैं परीक्षाओं में, हम देखिए पारदर्शिता लाने का जो हमने प्रयास किया है उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। पिछले 4 सालों में 27,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। 27,000 सरकारी नौकरियां। और ये राज्य बनने के बाद जो टोटल नियुक्तियां हुई हैं उनमें से अगर टोटल को जोड़ेंगे तो उसका 2/3 इन 4 सालों में हुआ है। 2/3, 2/3 2000 से 2025 तक, 2000 से लेकर 2025 तक इन 2/3 इन 4 सालों में, इन 4 सालों में। और 100 से ज्यादा, पहले ये नकल क्या था, एक उद्योग बन गया था, यहाँ इंडस्ट्री की तरह चलता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं लंबे समय तक नहीं हो रही, कैलेंडर नहीं बन रहा है। हमने ये सब सुचारू रूप से बनाया, उसी का परिणाम हुआ। और 100 से भी अधिक नकल माफिया अभी जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं इसमें। बिल्कुल, उसी का परिणाम है कि ये भर्ती प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हमने आगे का भी कैलेंडर बनाया है और आगे भी हम जो है इन भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं उत्पन्न होगा। आपने उस वक्त जिक्र किया था कि नकल विरोधी कानून की वजह से भी चिढ़े कुछ नकल माफियाओं की तरफ से ये संभवतः करने की कोशिश की गई होगी। देखिए, चूंकि ये नकल विरोधी कानून हम लेकर आए, उस पर सख्त कार्रवाई हुई, उसके बाद इतनी भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो गई, तो कुछ
डेंट तो पहुंचाना था। अब डेंट कैसे पहुंचे, अब सीबीआई जांच कर रही है, आने वाले समय में उसका सारा वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे ख्याल से धन्यवाद। संभवतः सभी प्रश्नों का आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।